हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स राजस्थान बोर्ड चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, इस चैप्टर की आज शुरुआत करेंगे। तो हमारे फिजिक्स के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं। और एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ, हमारा फिजिक्स का जो क्लास 10th की जो साइंस है उसका कंप्लीट सिलेबस हमने यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दिया है। हमारी लकी एजुकेशन ऐप आ चुकी है, तो उस ऐप को आप डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस के जो चैप्टर हैं सारे के सारे वहाँ पर मिलेंगे। तो ये हमारा फिजिक्स का एक तीसरा चैप्टर है। आपको पता है क्लास 10th में 3 ही चैप्टर हैं, एक है आपका लाइट, एक है इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा है आपका वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है, तो ये पहली बात तो 5 मार्क्स का है, पेपर में 5 नंबर का आएगा। और 5 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन आएंगे जनरली 1 + 2 + 2 = 5 मार्क्स, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे। अब तक का क्या रिकॉर्ड रहा है, जनरली इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल। तो वर्क एनर्जी पावर में कुछ फॉर्मूले हैं, उसके आधार पर मैं आपको कई सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो वो न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक आध नंबर की कोई डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो मतलब ये जो चैप्टर है इसमें थ्योरी बहुत है, मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा इनकेस बाई चांस थ्योरी आ जाए। मगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी रहती है? न्यूमेरिकल्स की रहती है। तो हमें भी न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस करना है और एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए हमें थ्योरेटिकल पार्ट पर भी फोकस करना है। थ्योरेटिकल पार्ट मतलब जैसे क्वेश्चन पूछ रहे व्हाट डू यू मीन बाई वर्क, वर्क से आप क्या समझते हो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की क्या यूनिट है वो पूछ रहे। तो एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्क। वर्क होता क्या है? वर्क मतलब कार्य, कार्य। ठीक है, अब वर्क की डेफिनेशन समझनी है। तो वर्क का सिंपल सा मतलब है, देखो जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये मान लो कोई फ्लोर है, फर्श है कोई, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये मान लो कोई व्यक्ति है, ये आप हो। ठीक है, आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया अगर कोई काम करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे मान लो ये कोई चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। अब मान लो मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ और ये खिसक के यहाँ पे आ गई। अभी वाली पोजीशन कहाँ पे थी? ये सपोज ये पोजीशन है। और जब मैंने इस पर फोर्स लगाया, क्या लगाया? ध्यान दो, फोर्स, फोर्स को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ यहाँ थी, फोर्स लगाने के बाद यहाँ आ गई। ठीक है, अब कोई चीज़ अगर मान लो यहाँ पे रखी है, अगर जब तक मैं इस पर फोर्स ना लगाऊँ तो ये यहीं पर रखी रहेगी। सिंपल सी बात है, मैं फोर्स लगाऊँ या कोई और फोर्स लगाए, कोई भी चीज़ जब तक अपनी पोजीशन पर बनी रहती है तब तक उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, क्या लगाया? फोर्स। ये चीज़ खिसक कर कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? ये इसकी हो गई इनिशियल पोजीशन, शुरुआती स्थिति। इनिशियल का मतलब शुरुआत में कहाँ थी? अभी जब बल लगा दी तो यहाँ पे पहुँच गई, तो ये इसकी क्या हो गई? फाइनल पोजीशन। तो मतलब इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, इनिशियल पोजीशन से यहाँ से वहाँ पहुँच गई। तो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ मान लो कोई बॉक्स है ये, तो ये बॉक्स ये जब ए से बी पर आ गया तो इसमें क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब 2 चीज़ निकल के आ गई, एक तो आ गया वर्क और दूसरा आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और कई बार डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हुआ है? वर्क हुआ है। तो वर्क जब हम निकालते हैं तो उसमें 2 चीज़ आती हैं, एक तो फोर्स आता है और दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा? वर्क डन निकल के आ जाएगा कि आपने क्या काम किया है। तो आपको काम करने के लिए फिजिक्स की लैंग्वेज में, किसकी लैंग्वेज में? फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आपको काम करना है तो एक तो आपको लगाना पड़ेगा फोर्स, और अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तब जाके क्या होगा? वर्क। अगर मान लो फोर्स लगा रहे हो सपोज 10 न्यूटन का, मगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आपको कोई काम करना है तो काम करने के लिए देयर हैज टू बी डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होगा? 0 होगा। जैसे सपोज ये मान लो बोर्ड है या मान लो ये दीवार है इसके पीछे, अब मैं इसमें धक्का लगाऊं, जी जान लगा के, आप दीवार में धक्का लगाएं तो फोर्स तो लग रहा है,
मगर जब हम दीवार में धक्का लगाते हैं तो दीवार खिसक जाती है, नहीं खिसकती। दीवार अपनी पोजीशन चेंज करती है, नहीं करती। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है वहाँ पे, जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। और ऐसे वर्क को क्या बोलेंगे, जीरो वर्क। ठीक है, हालांकि अभी मैं एक लेक्चर आएगा उसमें टाइप्स ऑफ वर्क बताऊंगा, कितने टाइप्स के वर्क होते हैं, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो वर्क मतलब कार्य। कार्य की डेफिनेशन क्या है, देखो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। वर्क डन कब कहा जाएगा, जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाए। अप्लाई मतलब लगाया जाए, किस पे लगाया जाए, कोई भी बॉडी। फिजिक्स में हर चीज़ क्या होती है, कोई भी बॉडी। बॉडी का मतलब ह्यूमन बॉडी नहीं, ये मान लो कोई बॉक्स रखा है, बॉक्स पर आप बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो बॉक्स क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी बायो से इसको लिंक मत करना। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, आप किसी भी चीज़ को धक्का लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो जिस चीज़ पर आप फोर्स लगा रहे हो वो चीज़ क्या कहलाएगी, बॉडी। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस। बॉडी क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। डिस्प्लेस का मतलब पोजीशन चेंज हो जाती है। डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। बॉडी क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। कहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है, इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, वर्क डन का मतलब क्या है, वर्क का मतलब क्या है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो, जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने के दौरान वो बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है अपनी इनिशियल पोजीशन से, शुरुआती पोजीशन से क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ कहलाती है वर्क। तो सिंपल सा मतलब है, अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दें, या हम कहें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। जब भी आप समझे प्रोडक्ट आ गया मतलब समझ लो मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला भी निकल के आ जाएगा। वर्क बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। या हम कह सकते हैं वर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर F मल्टीप्लाई S। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरा देखो, ये एक फॉर्मूला है वर्क का। वर्क का फॉर्मूला पहला कौन सा आ गया, W बराबर FS। ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला है W बराबर FS cos थीटा। ये दो फॉर्मूले हैं वर्क के, और यही पूरे के पूरे एक्सरसाइज में काम आएंगे, या पूरे के पूरे चैप्टर में काम आएंगे। यहाँ पर एक चीज़ आ गई थीटा। अब कॉस तो आपको पता ही है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। ठीक है, तो वो चीज़ आपने पढ़ रखी है। तो कॉस की वैल्यू आपको याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो आपको लर्न करनी है पूरी की पूरी। तो ये दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। देखो ये दूसरा वाला फॉर्मूला जब यूज करना है जब थीटा आ जाए, और थीटा ना आए तो फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। अब थीटा क्या है, थीटा समझो, देखो भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये स्टार्टिंग में यहाँ पे रखा हुआ है, ये होगी इसकी इनिशियल पोजीशन A। अब इस ऑब्जेक्ट में आपने इधर फोर्स लगाया, फोर्स लगाया आपने इधर की तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, इधर क्या हो रहा है, मान लो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। आपने इसको इधर खींच रहे हो ऊपर की तरफ, या फिर मतलब आपको मतलब ऐसे समझ लो, आप इसको यूँ खींच रहे हो, तो ये इधर की तरफ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये फोर्स, और इधर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब भाई बॉक्स फिसल के यहाँ पे आ गया, पहले पोजीशन A थी, यहाँ से कहाँ पे आ गया, B पोजीशन पे आ गया। तो इधर साइड में ये ऐसे क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे क्या लग रहा है, फोर्स। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। समझिए, तो थीटा जब आए तो फॉर्मूला अगर वर्क डन निकलवा रहा है तो क्या लगाना है आपको, फॉर्मूला FS cos थीटा। थीटा क्या है, फोर्स, ध्यान यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मान लो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब थीटा दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, थीटा नहीं दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अच्छा मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो मैंने क्या बताया, वर्क डन कब कहा जाएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाओ और बॉडी क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है इनिशियल पोजीशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है उसको भी क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा, इसको सिंपल भाषा में W बराबर FS। यहाँ पे W क्या है, वर्क, F क्या है, फोर्स, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कई जगह पे डिस्प्लेसमेंट D भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो आपने 9th में पढ़ी होंगी, जनरली जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है, और जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दी हुई होती है। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, पूछा जा सकता है। और यूनिट ऑफ वर्क की जूल, एक नंबर में आ सकता है कि वर्क की यूनिट क्या है, तो वर्क की यूनिट है जूल। आंसर जब आप लिखोगे, जब वर्क निकाल लोगे तो लास्ट में पीछे क्या लगाओगे? जूल लगाओगे, इतना जूल काम किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, तो आपको बताना है जूल। व्हाट इज वर्क, तो ये फॉर्मूला लिख दो, ये डेफिनेशन लिख दो और ये फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली पोजीशन दिखा रखी है, ये वाली पोजीशन, जैसे लेट अस अज्यूम द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट पॉइंट ए। यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए पे रखा गया है एंड फोर्स F इज अप्लाइड टुवार्ड्स द पॉइंट बी, और फोर्स F लगाया जा रहा है किधर? पॉइंट बी की तरफ। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट मान लो खिसक के किधर आ जाएगा? इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेक्स एंगल थीटा, यहाँ पर दे रखा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो है ये दोनों की डायरेक्शन, इनके बीच में क्या बनता है? एक एंगल बनता है, एंगल क्या है? थीटा। तो ऐसे में कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? एफ एस कोस थीटा। यहाँ पे जो एफ एस कोस थीटा है, सॉरी एफ कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा? कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा। अभी इस पे ज़्यादा डिटेल में ना जाए, इसको बस इतना याद कर लें आप, 10th के लेवल पे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये कंपोनेंट हो गया फोर्स का एफ कोस थीटा। तो अब वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये नॉर्मल है, अगर आपको थीटा वाला निकालना है तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कंपोनेंट क्या हो गया? एफ कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एस। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। तो अब तक की पूरी कहानी में मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ जो आपको आनी चाहिए और पेपर में जनरली पूछ ली जाती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन लिख लेना, लिखना चाहो तो। पहला, व्हाट इज वर्क, वर्क किसे कहते हैं? एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, वर्क किसे कहते हैं, तो आपको बताना है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, और फॉर्मूला लिख देना ये, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या है, तो आपको बताना है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन दे देता हूं, वर्क की यूनिट है जूल, ये क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। और दो फॉर्मूले आपको याद रखने और दोनों में यूज करना आपको सिखाऊंगा, इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको 6-7, तब आपका क्लियर हो जाएगा। पहला फॉर्मूला, W बराबर एफ एस, कब यूज करना है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, वर्क निकलवा रहा हो, या फोर्स और वर्क दे रखा हो, डिस्प्लेसमेंट निकलवा रहा हो, या डिस्प्लेसमेंट और वर्क दे रखा हो, फोर्स निकलवा रहा हो। दूसरा फॉर्मूला क्या है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा, और ये कब लगाना है? जब आपको कॉस थीटा दे रखा हो, क्या दे रखा हो? थीटा। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये हुआ हमारा वर्क के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये क्वेश्चन बनेंगे और इसमें ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी रहेगी किसकी? न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा कराऊंगा, इनमें से एक नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है, ये मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इससे अगला जो टॉपिक आएगा वहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ वर्क। पहले ही बता दूं, अगला जो टॉपिक मैं कराने वाला हूँ टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क कितने टाइप्स के होते हैं वो चीज़ आपको करनी है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धीरे धीरे करके मैं क्या करूँगा, आपको छोटे छोटे करके वीडियो बनाता रहूँगा, टॉपिक बाई टॉपिक बनाता रहूँगा, ताकि आपको भी ज़्यादा लोड ना पड़े और धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ों को करते रहें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स राजस्थान बोर्ड। जैसा कि मैंने बताया था ये चैप्टर हमारा है 5 मार्क्स का, तो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्क क्या होता है, वर्क के बारे में बताया था मैंने, और वर्क का फॉर्मूला बताया था W बराबर एफ एस, ये वाला बताया था। दूसरा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये मान लो फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच में अगर एंगल थीटा दे रखा है तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूले बताए थे।
और वर्क की यूनिट बताई थी मैंने, क्या बताई थी? जूल। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और मैंने बताया था वर्क तभी पॉसिबल है जब क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वर्क पॉसिबल होगा। अगर आप फोर्स ही फोर्स लगा रहे हो तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो है। इसका मैंने नोट लगा के लिखाया था कि वर्क डन होने के लिए, अच्छा ये रह गया ये वाला, वर्क डन होने के लिए क्या जरूरी है? डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी वर्क होगा। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्क हैं हमारे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वर्क होते हैं। पहला वर्क है अपना पॉजिटिव वर्क, दूसरा है नेगेटिव वर्क और तीसरा है जीरो वर्क, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले वर्क कितने प्रकार के हैं तो जो बुक में दे रखा है वो है हमारा एक पॉजिटिव वर्क, दूसरा है नेगेटिव वर्क और तीसरा है जीरो वर्क। तो 3 प्रकार के वर्क हो गए। तीनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव वर्क के बारे में कि पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है, ठीक है। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है और जीरो वर्क का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा देखो, ये मान लो कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में मान लो फोर्स लगाया आपने, इधर की डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर इधर ही क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। सिंपल से ऐसे समझो, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, यूं फोर्स लगा रहा हूँ, इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इधर आ गया। तो मतलब जिधर फोर्स लगा रहा हूँ उधर ही क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दोबारा ध्यान दो, हमने फोर्स किधर लगाया? इधर की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? इधर की डायरेक्शन में। मतलब जिधर लगा रहे हैं उधर ही क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जिधर आपका फोर्स लग रहा है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे। फिलहाल तो इतना याद रखो तीनों की डेफिनेशन, ठीक है। इफ फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स किसकी डायरेक्शन में हो? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। सिंपल सी बात है। दूसरा है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है? मान लो फोर्स लगाया आप इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, फोर्स लगाया इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो ऐसे केसेस में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव वर्क होगा। या हम कह सकते हैं जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो। कौन सी डायरेक्शन में हो? अपोजिट। किसकी अपोजिट? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव का तो आपको सिंपल सा तरीका है कि आप ऐसे मतलब किसी चीज़ में धक्का लगा रहे हो, जिधर धक्का लगा रहे हो उधर ही चीज़ क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो ऐसे केस में वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। अब नेगेटिव का केस देखो। अब मान लो आपने किसी बॉल को ऊपर उछाला, ये मान लो आपने किसी ये ऐसे चलो बना लेते हैं, ये आपके हाथ में बॉल है, ये आपके हाथ में, ओहो क्या हो रहा है ये आपके हाथ में सपोज बॉल है, आपने बॉल को ऊपर उछाला, बॉल ऊपर उछल के यहाँ पर आ गई सपोज, ठीक है। बॉल यहाँ पर आ गई। अच्छा, बॉल किधर जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। अब आपको पता है एक फोर्स होता है जो नीचे की तरफ काम करता है, पृथ्वी की तरफ काम करता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। आपने बॉल को ऊपर उछाल दिया, डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर, मगर इस पर फोर्स किधर की तरफ कर रहा है? नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो ऐसे केस में वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव वर्क डन होगा। ध्यान देना, अगर मान लो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, नेगेटिव वर्क। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, पॉजिटिव वर्क। सिंपल सी बात है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव वर्क, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कैसा वर्क हो जाएगा? नेगेटिव वर्क। ये तो क्लियर है। तीसरा है हमारा जीरो वर्क। जीरो वर्क का मतलब क्या है? वर्क ही नहीं हो रहा। अगर मान लो, जैसे मान लो ये फॉर्मूला होगा, वर्क बराबर F मल्टीप्लाई एस, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट क्या मान ले? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो फोर्स कितना भी लगाओ तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, देन नो वर्क इज डन, तब कोई वर्क नहीं होगा और ऐसा वर्क क्या कहलाएगा? जीरो वर्क कहलाएगा। और नोट लगा के मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, डिस्प्लेसमेंट इज मस्ट फॉर वर्क टू बी डन। अगर वर्क करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? डिस्प्लेसमेंट जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क के बारे में, ठीक है। अब देखो, आप चीज़ें क्लियर करते हैं, यहीं पर समझा देता हूँ मैं आपको, डोंट वरी। तो आपको क्लियर पता चल गया होगा पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है और जीरो वर्क क्या है। तो 3 टाइप्स के वर्क हो गए, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव अभी और क्लियर हो जाएगा आपका।
इधर मान लो फोर्स लग रहा है और इधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा जैसे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल है। अब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप समझो इस चीज़ को, ये चीज़ तो मैथ में आप जानते होंगे। अब मान लो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क। समझो पॉजिटिव वर्क कैसे है। मान लो इधर लग रहा है फोर्स और इधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक ही यही इधर ही तो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। कितना हो गया, 0 डिग्री। अब सपोज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा आ गया, तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताया था, वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, अच्छा एफ मल्टीप्लाई एस, अब थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 मल्टीप्लाई कॉस 0। इसको दोबारा से लिख देता हूँ, एफ मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई कॉस 0 डिग्री। अब आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, आप सब जानते होंगे कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो एफ एस मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा, एफ एस। डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ एस। अब पॉजिटिव है, वैल्यू कैसी आ रही है वर्क की, पॉजिटिव आ रही है, इसलिए हम इसको कैसा वर्क बोल रहे हैं, पॉजिटिव वर्क। अब देखो नेगेटिव वर्क क्लियर हो जाएगा आपका। नेगेटिव वर्क में नेगेटिव वैल्यू आएगी, कैसे आएगी। अब देखो मैंने क्या, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, सपोज डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कैसे भी कर लो, इधर फोर्स लगा दो, इधर डिस्प्लेसमेंट कर लो, मतलब दोनों अपोजिट होने चाहिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला वही हो जाएगा, जब थीटा दे रखा है तो क्या लगा दोगे, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस मल्टीप्लाई कॉस कितनी वैल्यू आ जाएगी, 180 डिग्री। और इसको भी याद रखना, कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1। क्या होता है, -1। तो ये वैल्यू आप रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, अच्छा एफ एस मल्टीप्लाई -1। अब माइनस की चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो सबको क्या कर देगी, माइनस कर देगी। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, -FS। अब देखो वर्क कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव वर्क। समझ में आया। जीरो वर्क में तो सिंपल है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो 0 रख दो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। जिधर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, वर्क डन होगा आपका पॉजिटिव। जिधर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, वर्क डन होगा नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 3 केस हैं, मैंने प्रूव करके भी दिखा दिए, इनको भी आप लिख सकते हो, नोटबुक में नोट कर सकते हो, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपने सारे के सारे नोट्स आपको हमारी ऐप लकी एजुकेशन ऐप में मिल जाएंगे। वहाँ पर एक फोल्डर हम बना देंगे, क्लास 10th साइंस ऑल चैप्टर नोट्स। ठीक है, सो डोंट वरी। यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक भी फिनिश हुआ, टाइप्स ऑफ वर्क। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स। क्लास 10 की फिजिक्स हमारी चल रही है और लेक्चर नंबर 3 पर आज हम पहुंच गए। और 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि वर्क क्या होता है और वर्क के कितने टाइप्स होते हैं, वो 2 चीज मैं आपको करा चुका हूँ। वर्क एनर्जी पावर ये चैप्टर है, इसमें से एनर्जी वाला पोर्शन हटा दिया है, फिर भी बेसिक चीजें एनर्जी की भी हम आगे चल के देखेंगे। आज हम कुछ केस देखेंगे और अलग अलग फॉर्मूले देखेंगे वर्क के। ठीक है, कि अलग अलग केस में मतलब वर्क का फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है इधर की तरफ, फोर्स किधर की तरफ लगाया जा रहा है, इधर की तरफ लगाया जा रहा है। अब सीधी बात है, फोर्स इधर लगाओगे तो ये ऑब्जेक्ट भी किधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ ही मूव करेगा। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लगाया इधर जाएगा, फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, जैसे मैं खींच रहा हूँ उसको तो इधर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में फोर्स और सेम ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें फोर्स लगाया है इधर की डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट मूव भी किधर की डायरेक्शन में करेगा, इधर की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो यहाँ पे पहली कंडीशन यही दे रखी है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, देन वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो किस किस के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई होगा। तो देखते हैं कैसे होगा ये। जब वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में हो, तो जैसे मान लो ये फोर्स हो गया और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे दो लाइन है, जैसे मान लो लाइन के ऊपर जब अगर यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये फोर्स लग रहा है सब कुछ, ये यहाँ पे अपना फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इनके बीच में कुछ एंगल है, मगर जब ये सेम लाइन पर हो तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर Fs cos थीटा। Fs cos थीटा, cos थीटा क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है। अब थीटा यहाँ पे क्या है हमारा, थीटा है यहाँ पे हमारा 0, तो cos 0 की वैल्यू आपको पता है 1, तो Fs cos 0 यहाँ पे थीटा की जगह cos 0 लग देंगे और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 को Fs से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fs ही आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन है हमारा क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं ये वाला वर्क कौन सा है, आपका पॉजिटिव वर्क है, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और पॉजिटिव वर्क है, वैल्यू भी किसमें आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। इसका अपोजिट ये है हमारा नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में क्या हो रहा है, इधर साइड में मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर साइड में मान लो ये सपोज ऑब्जेक्ट है, इधर साइड में आपको फोर्स लग रहा है और इधर साइड में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन और दोनों के बीच में अगर एंगल देखेंगे तो थीटा कितना आ रहा है यहाँ पे 180 डिग्री। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि when the direction of force and displacement, when the direction of force is opposite to the direction of displacement, this means that force and displacement makes एंगल ऑफ 180 डिग्री। मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों, जैसे इधर फोर्स है और इधर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे वर्क बराबर क्या होगा। तो वर्क बराबर आपको पता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, थीटा की जगह पे आप कितना रख देंगे 180, और ध्यान रखना cos 180 की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है, -1। Fs मल्टीप्लाई -1 तो क्या आ जाएगा, W बराबर -Fs। यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन। और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तीसरा केस, यहाँ पे मान लो कोई मास, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, किसकी वजह से, G मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। G होता है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो व्हेन ऑब्जेक्ट विद मास m, जब ऑब्जेक्ट मास m फॉलिंग फ्रॉम हाइट h, किसी हाइट से h से नीचे गिर रहा है, देन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज, तो फोर्स क्या होगा, तो देखो जनरली आपको पता है फोर्स बराबर क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, g, आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में, g जो होता है इसको बोलते हैं ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स तो m ले लिया और यहाँ पे a की जगह पे हम क्या रख देंगे, g रख देंगे। ठीक है, जनरली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, मगर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये g हो जाएगा। ठीक है, तो a की जगह पे क्या रख देंगे यहाँ, g। तो ये तो पहली बात है, जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स तो हो जाएगा mg। g क्या है, ग्रेविटेशनल, या तो हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हाँ, इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, वो तो जब न्यूमेरिकल करेंगे जब हम देखेंगे। फिलहाल फोर्स बराबर क्या है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेंगे, h ले लेंगे। अब वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई cos थीटा ले लेते हैं। क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा क्या हुआ, देखो इधर ऑब्जेक्ट गिर रहा है, इधर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है और साथ ही साथ में इधर की साइड में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सेम डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों लगे तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। तो यहाँ पे mg cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू हमें पता है, cos 0 बराबर क्या होता है, cos 0 डिग्री बराबर होता है 1। तो क्या हो जाएगा, mg डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या ले लेंगे, h ले लेंगे, और cos थीटा ये है cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, और mg h हो जाएगा, वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg h के बराबर। सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, पहले तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो वर्क डन है या फोर्स जो है, फोर्स क्या होगा, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h, फिर ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले न्यूमेरिकल क्या आएंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे कर रहा है तो उसमें वर्क डन निकालिए, तो वर्क डन का सीधा सीधा फॉर्मूला कौन सा लगाना है, W बराबर mgh। आया कैसे ये मैंने आपको बता दिया। 3 केस होंगे, इनको नोट डाउन करो, अभी 1-2 केस हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो अभी 2-3 केस और देखेंगे। अभी 3 केस तो हमने देख लिए कि एक केस तो हमने देखा था जब वर्क और जो अपना फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है एक ही डायरेक्शन में हो तो W बराबर क्या आता है हमारा Fs, और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो W बराबर क्या आता है माइनस Fs, और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तब हमारा W क्या आता है mgh। अब केस नंबर 4, जब फोर्स, ये हमारा फोर्स हो गया और ये परपेंडिकुलर, इसके फोर्स परपेंडिकुलर है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। परपेंडिकुलर आप जानते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई लाइन है, इस पर दूसरी लाइन हमने डाल दी, तो ये लाइन जो है इसको हम बोल देते हैं हम AB और ये है CD, तो हम कहेंगे AB परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर। और जब लाइन कोई परपेंडिकुलर होती है तो ये 90 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आई होप क्लियर होगी आपको। तो जब फोर्स, ये हो गया अपना फोर्स और ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में वर्क डन जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, देखो इधर हमने फोर्स ले लिया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और बीच में थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, ये दे दिया। तो वर्क हमारा क्या होता है, वर्क बराबर होता है Fs cos थीटा, और cos थीटा की जगह पे हम रख देंगे cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। जब cos 90 की वैल्यू 0 है, 0 को Fs से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो हो गए तीनों प्रकार के वर्क। फिफ्थ केस है हमारा, जब कोई ऑब्जेक्ट, ये जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो ऐसे केस में एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, जैसे मान लो ये सर्कल हो गया और कोई चीज ऐसे सर्कुलर पाथ में गति कर रही है, तो एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ऑब्जेक्ट गति किधर कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे गति कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट पे निकालो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, और सेंटर की तरफ क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ निकाल लो आप, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, फोर्स, बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो एक फोर्स तो सेंटर की तरफ काम करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर। और जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 डिग्री, और जब भी थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, जब ऑब्जेक्ट कैसी मोशन में हो, सर्कुलर मोशन में हो, देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है इधर मूव कर रहा है तो उस पर परपेंडिकुलर एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम बोले सेंट्रीपिटल फोर्स, और ऐसे केस में भी नो वर्क इज डन, कोई भी काम नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे भले ही मोशन हो रही है पर फिजिक्स की लैंग्वेज में यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कैसे 0 होगा, वही वर्क बराबर Fs cos थीटा, cos थीटा की जगह पे cos 90 रख दो, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 को Fs से मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर 0 आ जाएगा। एक लास्ट केस है, जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये पोजीशन है, इसको ड्रैग कर रहे हैं, इधर की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, किसी बी पोजीशन पे ले जा रहे हैं, तो जब ले जाते हैं तो नीचे की तरफ एक फोर्स काम करता है, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये आपका इधर की साइड में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फिर दोबारा ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, और इनके बीच में एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 90 डिग्री एंगल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वर्क डन क्या होगा, 0। पहले तो पढ़ लेते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज पुल्ड ऑन ए प्लेन सरफेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जब किसी ऑब्जेक्ट को
ए से बी पोजीशन पे क्या किया जाता है, पुल किया जाता है, खींचा जाता है, देन नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इधर साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे 90 डिग्री। आप सिंपल सी बात है, ये धरती की सतह है, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, जब आप इसको खींचोगे तो नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा, इधर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे केस में भी जब थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6-7 केस हमने देखे, 6 केस देखे टोटल कि कब कब हमारा वर्क की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें काम आएंगी न्यूमेरिकल्स में, और ध्यान रखना इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, तो अब हम इसके वर्क के आधार पर जो न्यूमेरिकल्स हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे अभी आने वाले वीडियो में। पहले इसको नोट डाउन करो। एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, पहले इसको और देख लेते हैं यूनिट्स के बारे में। ठीक है, वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है, तो वर्क की यूनिट जो होती है वो होती है जूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, तो आपको बताना है जूल। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो फोर्स की यूनिट हम लेते हैं न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं हम मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर ये एक दूसरी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, जूल कह लो या फिर न्यूटन पर मीटर। अदर यूनिट्स की बात करें, अगर मान लो फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं डाइन में, मतलब फोर्स की जो यूनिट है अगर हम क्या ले लेते हैं, डाइन ले लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है उसको हम ले लेते हैं सेंटीमीटर। तो अब वर्क की यूनिट क्या बनेगी, वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह पे हमने ले लिया डाइन और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को हम बोलते हैं अर्ग। ध्यान देना, डाइन सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो अर्ग एक और यूनिट है किसकी, वर्क की। ठीक है, तो अर्ग क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, अर्ग। एक और छोटी सी चीज है, रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। जूल और अर्ग के बीच में क्या रिलेशन है, हमें पता है 1 जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। 1 जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। वर्क की यूनिट क्या है, जूल। जूल मतलब न्यूटन पर मीटर को हम बोल देते हैं जूल, तो न्यूटन पर मीटर है। और 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन, और 1 मीटर का मतलब क्या है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो मीटर को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 10 की पावर 5 डाइन मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, इसको ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, अर्ग। तो यहाँ पे डाइन सेंटीमीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, अर्ग। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं आपसे पूछा जा सकता है, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ये 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। तो यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट होता है, वर्क से रिलेटेड कई सारे हमने सिचुएशंस देखी थी कि किस किस केस में वर्क क्या होगा, उनको एक बार देखना आप दोबारा से। ठीक है, तुम चाहो तो मैं सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क बराबर हो जाएगा Fs। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क बराबर हो जाएगा -Fs। जब कोई ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं, ठीक है, तब हमारा वर्क डन बराबर क्या होगा, mgh। और इसके अलावा हमने 3 सिचुएशन देखी थी, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन बराबर होता है 0। और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एक फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा सेंट्रीपिटल, इधर की साइड में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इस केस में भी वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, 0। और एक केस हमने देखा था कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को जब ऐसे खींचते हैं प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पर भी वर्क डन क्या होगा, 0। तो ये 6 केस मैंने बताए थे, 6 केस मैंने पुनः आपको बता दिए। फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं उसमें से, फॉर्मूले पूछे तो क्या न्यूमेरिकल करेंगे जब हम काम आएंगे तब उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस लेक्चर को मैं आपको यहीं पर विराम देता हूँ, और आने वाला जो अगला लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 में वर्क से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।
हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 11 चल रहा है और लेक्चर नंबर 3 हम देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको वर्क के बारे में बताया था कि वर्क क्या होता है, वर्क के टाइप्स क्या होते हैं, और लेक्चर नंबर 3 नहीं 4 है। साथ के साथ में वर्क की हमने अलग अलग कंडीशंस देखी थी कि किस किस जगह पर कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो आज वर्क से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैंने बताया था इस चैप्टर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी फॉर्मूले हमने बनाए थे, मेनली जो 2-3 फॉर्मूले हैं वही सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले थे? W बराबर FS, एक तो ये था वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, एक ये था W बराबर FS कॉस थीटा, ये वाला भी फॉर्मूला काम आएगा जब थीटा दे रखा हो, और एक था W बराबर MGH। ये 3 फॉर्मूले सबसे ज़्यादा आज यूज करने वाले हैं। इनको लगाना सीखना है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस चीज़ की आज आपको हैबिट डालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, ए पर्सन इज लिफ्टिंग 12 kg बैग। तो 12 kg क्या हो गया? मास। ये क्या हो गया? मास हो गया, पहचानना पड़ेगा। अप टू 1.5, एक बैग को उठाता है कितनी डिस्टेंस तक? ये h मान लो कितना हो गया? 1.5 मीटर। वाइल पुटिंग इट ऑन हिज हेड, जब उसको अपने सिर पर रख रहा है। तो मान लो, और यहाँ पे g दे रखा है क्वेश्चन में, g कितना दे रखा है? 9 जी यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 2-3 चीज दिख रही है। मास दिख रहा है, मतलब किसी व्यक्ति ने बैग उठाया और सर पे रखा, तो हाइट दे रखी है, हाइट कितनी है? 1.5। जी भी क्वेश्चन में दे रखी है, कह रहा है कि वर्क डन निकालो। अब सिंपल सी बात है, ये वाला तो लगेगा नहीं, फोर्स तो यहाँ पे दे नहीं रखा, तो दोनों फॉर्मूले तो कैंसिल हो गए। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा, पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है जो चीज़ दे रखी है। तो क्या क्या चीज़ दे रखी है? सबसे पहले आप लिखो गिवन। गिवन में आपको लिखना है मास। मास m कितना दे रखा है? 12 kg। हाइट कितनी दे रखी है? h। हाइट h मतलब वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1.5 मीटर। और g कितनी दे रखी है? g दे रखी है हमारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको लगाना है फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्क डन बराबर हो जाएगा mgh। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है? 12, g की वैल्यू है आपकी 10 और h की वैल्यू है 1.5। ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 1.5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? मल्टीप्लाई करके देख लो आप, ये आएगा आपका 180 जूल। कितना आ जाएगा? 180 जूल आंसर आ जाएगा इसका, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। तो वर्क डन यहाँ पर कितना आ गया? 180 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है आपको? तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो चीज़ दे रखी है उसको लिख दो पहले गिवन, और फिर फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला लगाते ही कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए वर्क ऑफ 4900 जूल। अब की बार क्या दे दिया? W ही दे दिया। 4900 जूल इज डन ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। मास कितना दे रखा है? 50 kg। टू लिफ्ट इट अप टू ए सर्टेन हाइट। इसको कुछ ऊंचाई तक उठाने में, किसी ऑब्जेक्ट को कुछ ऊंचाई तक उठाने में उसमें वर्क कितना किया जाता है? 4900 जूल। कैलकुलेट दी हाइट। अब क्या निकलवा रहा है? हाइट निकलवा रहा है। थ्रू विच द लोड इज लिफ्टेड, जिसके थ्रू लोड को क्या किया जा रहा है? लिफ्ट किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिखो गिवन, क्या क्या चीजें दे रखी हैं। अब यहाँ पे जी दे नहीं रखी है, तो आप जी क्या मान लोगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप हमेशा मान लेना, ठीक है, या 10 मान लेना कभी भी। दूसरा, W कितना दे रखा है? 4900 जूल। W कितना दे रखा है? 4900 जूल। मास कितना दे रखा है? M कितना दे रखा है? M दे रखा है आपका 50 kg। ठीक है, बस आगे सारी चीजें। फॉर्मूला कौन सा लगाना है? आपको फॉर्मूला लगाना है वर्क डन बराबर, फॉर्मूला वही लगेगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा mgh। वर्क डन कितना है आपका? वर्क डन है आपका 4900 इक्वल टू m कितना है? 50, g कितना है? 9.8, h कितना है? पता नहीं, कोई बात नहीं। अब h की वैल्यू देखो बहुत आसान है निकालना, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, शायद आपको नीचे दिखे नहीं। तो यहाँ पे h की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों के दोनों जो है इसके नीचे आ जाएंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 4900 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई 9.8। 50 मल्टीप्लाई 9.8, जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने का तरीका क्या है? पहले तो इसको ऐसे लिख देते हैं
5 मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है। पॉइंट मैंने हटाया तो ऊपर क्या बढ़ जाएगी, एक 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। और 49 से इसको क्रॉस करूँ, 49 से ये जाएगा 2 बार और 49 से ये 1 बार, तो ऊपर क्या बचेगा 100 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी 10 मीटर, कितनी आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, आसान है, ठीक है। तो पहले तो आप जी ले लो, फिर W दे रखा है और M दे रखा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लग जाएगा mgh, जहाँ पर मास ग्रेविटी हाइट दे रखी हो, मास दे रखो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। तीसरा वाला क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन इज अप्लाइंग 5 न्यूटन फोर्स, अब की बार क्या दे रखा है फोर्स दे रखा है, वेरी गुड, टू पुल ए रोप इन सच ए वे दैट रोप इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल, तो ये क्या दे रखा है थीटा दे रखा है। हाउ मच वर्क इज डन, क्या पूछ रहा है वर्क डन निकलवा रहा है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट को पुल करना पड़े 20 मीटर वाइल डूइंग दिस, तो 20 मीटर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप लगा लो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, कॉस थीटा भी दे रखा है, तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। नंबर 1 फोर्स कितना दे रखा है 5 न्यूटन, फोर्स कितना दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 20 मीटर, थीटा कितना दे रखा है आपका 30 डिग्री, तो हम निकालेंगे वर्क डन बराबर, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई 20 और कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू आपको पता होगी 5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई √3/2, 2 से इसको काटो 10 बार, तो कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। √3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 86.6 जूल, ठीक है। आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो इतना आंसर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन, क्या हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये इंजन वर्क 54,000 जूल्स, तो ये वर्क आ गया, यहाँ पे W दे रखा है, बाई एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑफ 6,000 न्यूटन, तो ये क्या हो गया फोर्स हो गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, S क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, पहले जो चीज़ दे रखी है उसको लिख दो, तो यहाँ पे वर्क कितना दे रखा है 54,000 जूल, फोर्स कितना दे रखा है 6,000 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट निकलवा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे वर्क डन बराबर, अब देखो थीटा नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्या नहीं दे रखा है थीटा, तो हम क्या ले लेंगे वर्क डन बराबर एफएस, W बराबर एफएस, तो वर्क डन कितना है भाई 54,000 बराबर 6,000 मल्टीप्लाई S, ठीक है। अब S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाई 6,000, 30 से 30 कैंसिल, और इससे इसको काटोगे 9 बार, कितनी बार जाएगा, तो S बराबर हो जाएगा 9 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 9 मीटर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन है, नोट डाउन करो इनको फटाफट। हाँ, तो 2 क्वेश्चन और है बच्चों, इन 2 क्वेश्चनों को और सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हमारा जो वर्क वाला टॉपिक है, वर्क वाला टॉपिक क्या हो जाएगा पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो पहली चीज ध्यान रखना फोर्स दे रखा है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री, क्या दे रखा है थीटा दे रखा है, विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्प्लेस दी बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, डिस्प्लेस कर रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, अलोंग दी सरफेस ऑफ द फ्लोर, कैलकुलेट दी वर्क डन। अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा W बराबर एफएस कॉस थीटा वर्क डन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या क्या चीजें दे रखी हैं, तो सबसे पहले तो फोर्स दे रखा है कितना 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2 मीटर, थीटा आपका कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो हम लिख देंगे वर्क डन बराबर वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कॉस 60, तो 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ, और इससे काट दो लिख देना, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि कॉस 60 के बराबर कितना होता है हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 10 जूल, कितना आ जाएगा 10 जूल, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बराबर 10 जूल। ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा है, ये फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो भैया फोर्स दे रखा है यहाँ पे
कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, कैलकुलेट दी वर्क डन। तो सिंपल है, लिख दो गिवन क्या क्या दे रखा है। एक तो आपका फोर्स दे रखा है कितना 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 2 मीटर, क्या निकलवा रहा है वर्क डन। तो हमें पता है, अब थीटा यहाँ पे दे नहीं रखा, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा एफ एस, एफ मतलब 10 मल्टीप्लाई 2 बराबर 20 जूल, कितना आ जाएगा 20 जूल वर्क डन। ठीक है, ठीक है। तो लगभग एक जैसे लग रहे हैं, मगर थीटा लगाने से क्या हो जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर ही हमारा 4th लेक्चर फिनिश होता है। ठीक है, एनर्जी वाला टॉपिक हटा दिया है। अब लास्ट में जो पावर वाला टॉपिक है वो मैं आपको कराऊंगा, और पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद बस अपने पास एक ही टाइम बचता है प्रैक्टिस करने का। हम फिर क्वेश्चन देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पेपर बनाएंगे। अब हम कंप्लीट फिजिक्स का टेस्ट लेंगे, वो सारी चीज़ आपको मिलेंगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर है अपने साइंस का, चैप्टर नंबर 11। इसमें एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पावर। पावर वाला टॉपिक देखेंगे। आपको पता है इस वाले चैप्टर में एक तो टॉपिक बचा हुआ है आपका वर्क वाला, और दूसरा बचा हुआ है पावर। एनर्जी खत्म कर दिया गया, एनर्जी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे पावर क्या होती है, और इलेक्ट्रिक पावर क्या है, और इसकी कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, और क्या क्या इसके फॉर्मूलेज है ये देखेंगे। और ध्यान रखना है इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स भी हम इसके बाद करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने के लिए हमें एनर्जी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भले एनर्जी पेपर में नहीं आएगी, मगर उसके कुछ फॉर्मूले हम लिख लेंगे पहले ही, और मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो एनर्जी का और बना दूंगा। वो पेपर में नहीं आएगा, फिर भी आपको देखना जरूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया और कौन सी एनर्जी किस टाइप की होती है। ठीक है, वो मैं बना दूंगा। फिलहाल फोकस करते हैं पावर। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। काम करने की जो दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। अगर पावर ज़्यादा है तो काम जल्दी जल्दी होगा, पावर कम है तो कम होगा। तो कहते हैं ना, अगर किसी व्यक्ति की पावर ज़्यादा है तो वो काम फास्ट करता है, पावर कम है तो धीरे धीरे काम करेगा। अपनी जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, अगर कम पावर आ रही है या कम वाटेज का, मतलब ऐसा समझ लो इसको, जैसे एक छोटे छोटे हीटर रहते हैं और एक रहते हैं बड़े हीटर। तो छोटा हीटर रहता है उसमें से कम हीट निकलेगी, बड़ा हीटर है उसमें से ज़्यादा हीट निकलेगी, ज़्यादा हीट एनर्जी निकलेगी। तो उन दोनों में अंतर क्या है, पावर का अंतर है। या फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं उसमें एक मोटर लगी रहती है। तो उस मोटर क्या है, छोटी है, मगर वो भी क्या करती है, काम करती है। तो वो किसको चलाती है, खिलौने वाली गाड़ी को चलाती है। एक मोटर आपकी पंखे की रहती है, घर में जो पंखा लग रहा है उसमें भी मोटर है। एक मोटर आपकी वो भी रहती है जो आपका पानी खींचने वाली जो मोटर होती है वो भी मोटर है, और एक मोटर वो भी होती है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लगी रहती हैं। तो सारी मोटर्स की आप देखोगे काम करने की क्षमता क्या है, अलग अलग है। तो जो पानी की मोटर है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, किससे, जो खिलौने वाली मोटर है। तो काम कौन सी ज़्यादा करेगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगी। तो काम करने की जो रेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। सिंपल सी बात है। तो पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा काम करेंगे, पावर कम है तो कम काम करेंगे, सिंपल सी बात है। और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। फिजिक्स में दो प्रकार की क्वांटिटी होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई होती है, ओनली मैग्नीट्यूड दिया होता है। क्या दिया हुआ होता है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी दिया होगा, साथ के साथ में डायरेक्शन भी दी हुई होगी। तो यहाँ पे दो चीज़ मिलेगी, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है। तो आप ध्यान रखना, पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे के रखेंगे कि इतनी पावर है। तो जो नंबर होता है, नंबर जो दे के रखेंगे वही क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर मान लो टाइम टी में, इफ टाइम टी रिक्वायर्ड टू फिनिश वर्क डब्ल्यू, मतलब कोई काम करना है, वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, और उस वर्क को करने के लिए आपको समय चाहिए टी। तो पावर क्या हो जाएगी, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा पावर बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो काम करने के लिए, या इसको सिंपल सिंपल ऐसे ही रहने दो, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो पावर क्या होगा, वर्क, उसको डिवाइड कर दो टाइम से, क्या निकल के आ जाएगी, पावर निकल के आ जाएगी।
अब आपको पता है वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से, तो पावर बराबर क्या हो जाएगी, P बराबर W/T, और पावर को रिप्रेजेंट करते हैं P से। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की होती है सेकंड, और ध्यान रखना जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड को बोलते हैं वाट। अगर कोई पूछ ले कि पावर की यूनिट क्या है, तो पावर की यूनिट है वाट, और वाट बराबर क्या होती है, जूल पर सेकंड। कैसे आई, दोबारा देखो, पावर बराबर वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे T से, और पावर को रिप्रेजेंट करेंगे P से। तो वर्क की यूनिट क्या है, जूल, टाइम की यूनिट है सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वाट। तो हम कह सकते हैं कि पावर जो है उसकी यूनिट क्या है, वाट। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो आपको बताना है पावर की यूनिट है वाट, और वाट को डिनोट करते हैं हम W से। वाट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W। ध्यान रखना वर्क को भी किससे, W से, और पावर को भी किससे, W से। अब आप एक काम करना, घर में आपके में LED बल्ब होगा, तो LED बल्ब खोल के देखना, उस पर लिखा होगा 7 वाट। 7 वाट मतलब बल्ब कितने का है, 7। हो सकता है वो 15 वोट का हो सकता है वो 21 वोट का हो सकता है वो 100 वोट का हो। 100 वोट का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जितने भी इलेक्ट्रिकल के सामान है आप देखना घर में, सब पर ये W लगा होगा। तो वो W क्या बता रहा है, इसकी पावर क्या है। छोटा बल्ब है 100 रुपये वाला, 7 वाट का है, तो उसकी पावर जो है कम रहती है, कम लाइट देता है। 15 वाट का है, थोड़ा ज़्यादा लाइट देगा। 21 वाट का है, और ज़्यादा लाइट देगा। 100 वाट का है, और ज़्यादा लाइट देगा। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी, उसका काम करने की रेट है वो बढ़ती चली जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। तो इलेक्ट्रिकल के जितने भी सामान है W लिख रहा है, समझ लो क्या है वो, वाट। वाट मतलब पावर। ओके, और इसकी एक और यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर या HP। और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो आपको बताना है 746 वाट होते हैं। तो ये तो रही बात किसकी, पावर की। तो पावर के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाई पावर। तो पावर का मतलब क्या है, तो आप बता देना, आप द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर बराबर होता है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वाट। पावर की यूनिट भी क्या हो गई, वाट। पावर की दूसरी यूनिट क्या हो गई, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर में क्या होता है, 740 वाट, 746 वाट। कई बार जो घर की छोटी छोटी मोटर होती हैं तो वो हॉर्स पावर में आती हैं, 1 हॉर्स पावर की, 1.5 हॉर्स पावर की, 2 हॉर्स पावर की। ठीक है, तो अगर वाट में निकालना है तो इनका रेशियो निकाल सकते हो। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। अभी तो हमने देखा पावर, तो पावर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। भाई पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। अब हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। तो यहाँ पर तो सिर्फ हमने पावर की बात की। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको दिक्कत थोड़ी सी कम आएगी, और इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आप एक काम करना, वीडियोज डले हुए हैं अपने ऐप में भी डले हुए हैं, तो उनमें से आप क्या करना, शुरुआत के कुछ वीडियोज हैं जहाँ पर आपको मैंने बता रखा है कि करंट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बस ये 2 वीडियो देख लेना, काम आ जाएगा। नहीं तो एक बार आप देख ही लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ाया है, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ाया है मैंने, किस में पढ़ाया है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, अब सिलेबस तो कम हो चुका है, अब यहाँ पे दिक्कत आपको आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे मान लो एक रजिस्टेंस, दूसरा रजिस्टेंस, यहाँ पे बल्ब लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे बैटरी जोड़ दी, और यहाँ पे स्विच लगा दिया, तो ये पूरा की पूरा क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, ये बल्ब हो गया। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसका ट्रांसफर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर। ये पूरा ही पूरा मैंने बना के दिखाया, जो क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कई प्रकार से बनाया जा सकता है। ये रेजिस्टेंस है, मान लो R1, ये R2, ये माइनस प्लस, ये बैटरी हो गई, इसकी क्या हो गई, बैटरी, ये स्विच हो गया, ये लैंप हो गया, बल्ब हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज ऑल्सो मेजर द रेट ऑफ डूइंग वर्क।
इलेक्ट्रिक पावर जो है, अब देखो ये पावर भी किसको मेजर करती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को। इलेक्ट्रिक पावर भी किसको करेगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को क्या करती है, मेजर करती है। ज़्यादा पावर की कोई चीज़ है तो ज़्यादा काम करेगी, कम पावर की कोई चीज़ है कम काम करेगी। छोटा फैन लाओगे कम हवा देगा, बड़ा फैन लाओगे ज़्यादा हवा देगा। तो छोटे बड़े में अंतर किसका है, पावर का अंतर है। किसका अंतर है, पावर का अंतर है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी होती है उसमें भी रहता है, आप देखते हो ना एम्पियर आवर में कि आप 2000 एम्पियर आवर की है या 3000 एम्पियर आवर की है या 5000 एम्पियर आवर की है या मिली एम्पियर आवर। एम्पियर आवर बैटरी की पावर को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब मान लो, अब यहाँ पे देखो यूनिट क्या है इसकी भी, वाट या वाटेज। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट भी क्या है, वाट या वाटेज। मैंने बताया था जैसे 7 वाट का लैंप है तो इसको W से डिनोट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट भी क्या हो जाएगी, वाट या वाटेज। अब ध्यान दो आगे आगे कुछ छोटी छोटी सी चीजें, इनका ध्यान रखना। इफ चार्ज ऑफ Q कूलाम, तो ध्यान रखना चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। चार्ज Q किसको रिप्रेजेंट करता है, कूलाम को रिप्रेजेंट करता है। पासेस थ्रू पोटेंशियल V वोल्ट, एक पोटेंशियल से पास हो रहा है V वोल्ट से। अब यहाँ पे फिर दोबारा पोटेंशियल की बात आ गई, ठीक है। तो एक काम करना आप, ठीक है, थोड़ा सा समय तो लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी वाला कंप्लीट चैप्टर देखें आप, इलेक्ट्रिसिटी वाला कंप्लीट चैप्टर देखें, वहाँ पे कूलाम, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हमने कई बार करा रखी हैं, तो वो जरूर देखें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, कुछ जानने वाला नहीं है आपका, कुछ घिसने वाला नहीं है, एक बार देख लें, फिर इसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बहुत मज़ा भी आएगा। तो इफ चार्ज कितना, Q कूलाम का चार्ज पास हो रहा है पोटेंशियल V से इन T सेकंड्स में, कितने सेकंड्स में, T सेकंड में पास हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना पहली बात तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी W/T, पावर वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो वर्क डन क्या हो गया W, T क्या हो गया टाइम। अब देखो यहाँ पे W की जगह पे हमने लिख दिया VQ। हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था वर्क डन और नीचे हो जाएगा चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, तब आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर एक फॉर्मूला था V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस से बराबर था वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, W बराबर VQ हो जाएगा। W को एक सेव कर दो और VQ को, तो यहाँ पर हमने क्या किया, W की जगह पे क्या रख दिया, VQ। फिर मैंने करंट वाले टॉपिक में बताया था करंट बराबर होता है कूलाम पर सेकेंड। कूलाम मतलब Q और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। और करंट क्या होती है, किसी भी सर्किट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, किसी भी सर्किट में चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अब यहाँ समझाएंगे दोबारा से तो फिर वही वेस्ट ऑफ टाइम है। तो बेटर यही है कि आप क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के स्टार्टिंग के वीडियोस देख लें जहाँ पे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो आई बराबर क्या है, करंट वाले चैप्टर से जब आप पढ़ोगे तो आई बराबर क्या होता है, करंट, आई मतलब करंट बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। अब हमें मान लो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे Q हटाना है, क्या हटाना है, Q। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो Q की जगह पे हमने क्या रख दिया, IT। T से T कैंसिल, क्या बचेगा, VI। तो पावर बराबर क्या बचेगा, V मल्टीप्लाई I। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब करंट। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, I क्या है यहाँ पे, करंट है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे W क्या है, वर्क डन है, वर्क डन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। और Q क्या है, चार्ज, ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, ठीक है। तो ये चीज़ होगी इलेक्ट्रिक पावर में, एक बार पुनः बता रहा हूँ। द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर होने की जो रेट है उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, या इसको हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट वाट या वाटेज होती है। अगर मान लो किसी सर्किट में Q कूलाम चार्ज पास हो रहा है, P पोटेंशियल डिफरेंस है T सेकंड में, तो पावर बराबर हो जाएगी वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। W की जगह पे हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से क्या लिख दिया, VQ, तो VQ आ गया। Q की जगह पर करंट वाले फॉर्मूले से हमने क्या लिख दिया, IT, तो Q की जगह पे IT लिख दिया। T से T कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पावर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अब एक चीज़ और है, 1 किलोवाट आवर, आपने ये सुना होगा 1 किलोवाट आवर, ठीक है।
तो एक kWh को बोलते हैं एक इलेक्ट्रिकल यूनिट। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो किस में आता है, यूनिट में आता है। आप कहते हैं ना इतने यूनिट बन गए, तो उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, ठीक है। तो ये किलोवाट आवर, दो चीज आ गई इसमें। 1 किलोवाट आवर इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मेजर्स पावर इन kWh। अब बिजली की जो कंपनी होती है, बिजली जो वितरण करती है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो कंपनी पावर को किस में मेजर करती हैं, वो मेजर करती है kWh में, किलोवाट आवर। एक्चुअली ये पावर नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो मेजर करती है पावर एनर्जी को, वो किस में करती है, यहाँ पे एनर्जी आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन kWh। और इलेक्ट्रिक पावर, या पावर लिख लो, बात है इलेक्ट्रिक पावर को मेजर किससे करते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर से। कौन से मीटर से, घर के बाहर जो मीटर लगा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर। तो इलेक्ट्रिकल मीटर से या इलेक्ट्रिक मीटर से आपकी पावर मेजर की जाती है, या उसका दूसरा नाम है एनर्जी मीटर, और एक और नाम क्या है उसका, एनर्जी मीटर से इलेक्ट्रिक पावर को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी समाप्त हुई। इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक फिनिश हुआ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। उससे पहले आपको कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वर्क वाले न्यूमेरिकल, वो सारी चीज़ें आएंगी, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। तो ध्यान रखना, इस चैप्टर को शुरुआत से करें, तब जाके ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैं ब्रेक देता हूँ। आज के लेक्चर में, पावर वाले लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बार में करा दूंगा, ठीक है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। पावर में आपको करा चुका हूँ, वर्क में आपको करा चुका हूँ, ठीक है। वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम पढ़ चुके हैं। पावर का बेसिक्स मैंने बता दिया है, पावर के फॉर्मूले आपको बता दिए, ठीक है। अब पावर पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे, और एनर्जी इसमें आएगा नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन पावर, और न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इस चैप्टर में से, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। देखो, ए 60 kg पर्सन, मतलब क्या दे रखा है, मास क्लाइंब ए हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट दे रखी है, इन 300 सेकेंड्स, मतलब टाइम दे रखा है, ठीक है। फाइंड दी पावर यूज्ड बाय दैट पर्सन क्लाइंबिंग दिस हाइट, और यहाँ पे जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, आपको पता होगा पावर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पावर का फॉर्मूला बताया था, पावर बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो W के लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, mgh। तो आपने वो वर्क वाले न्यूमेरिकल देख रखे हैं, तो आप फटाफट इसको कर दोगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन क्या क्या चीज़ दे रखी है। पहली बात तो मास m कितना दे रखा है, 60 kg, ये हो गया मास। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट h अपनी दे रखी है 5 मीटर। टाइम कितना दे रखा है, टाइम है 30 सेकेंड्स। और क्या दे रखा है, जी कितना मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबसे पहले तो निकालेंगे, अब देखो हमें पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, mgh। m कितना है यहाँ पे देखो 60, g कितना है 10, और h कितना है 5। कितना हो जाएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 को से करोगे तो 300 मल्टीप्लाई 10 बराबर 3000 जूल। ये हो गई आपकी पावर, सॉरी वर्क हो गया। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगी वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क कितना है आपका 3000, टाइम कितना है आपका 30, इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 100 के समथिंग। कितना आ जाएगा, 100 वाट समथिंग का, एग्जैक्ट यही आएगा। तो पावर कितनी लगेगी इसमें, 100 वाट। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बहुत आसान है। पहले इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्क वाले न्यूमेरिकल्स करें, ताकि वर्क वाले अगर न्यूमेरिकल कर लिए तो पावर वाले न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। पावर में तो बस फॉर्मूला लगाना है, टाइम से डिवाइड कर दो। पावर क्या है, वर्क को डिवाइड कर दो किससे, टाइम से। दूसरा क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसमें दो चीज दे रखी है। देखो क्या क्या चीज दे रखी है। कह रहा है कि सुरेश एंड रमेश, यहाँ पे दो व्यक्ति दे रखे हैं, सुरेश एंड रमेश क्लाइंब ए 15 मीटर हाई हिल। ये हो गई हाइट, एक 15 मीटर ऊंचाई की हिल है, पहाड़ी है, उस पर वो चढ़ते हैं। तो रमेश
कंप्लीट द टास्क इन 19 सेकंड्स, टी दे रखा है। क्या दे रखा है? रमेश जो चढ़ने का काम है अपने 19 सेकंड में हिल पर चढ़ जाता है, 15 मीटर ऊंची हिल पर, और सुरेश कंप्लीट द टास्क इन 15 सेकंड, इन 15 सेकंड। सुरेश कितने समय में चढ़ रहा है? 15 में। रमेश कितने में चढ़ रहा है? 19 में। वेरी गुड। ईच पर्सन इज 38 kg, मास दोनों का कितना है? दोनों का बराबर मास है, कितना है? 38 kg। देन फाइंड पावर स्पेंड बाय देम, तो दोनों के द्वारा जो पावर स्पेंड की जाएगी उसको निकालो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में मास क्या दे रखा है भाई? मास दे रखा है 38 kg, ये तो हो गया मास। हाइट कितनी दे रखी है? 15 मीटर। जी कितना ले लेंगे यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम और ले लेंगे, टाइम किसको? 19 सेकंड्स तो लग रहे हैं चढ़ने में, किसको? रमेश को। और 15 सेकंड लग रहे हैं आपके सुरेश को। 15 सेकंड किसको लग रहे हैं? सुरेश को। अब हम आराम से निकालेंगे एक एक करके। तो पावर स्पेंट बाय, सबसे पहले पावर स्पेंट बाय रमेश। भाई पावर का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो पावर बराबर हो जाएगी वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। अब देखो यहाँ पे वर्क डन निकालना है, तो यहाँ पे 3 चीज़ रखी है, mgh, तो यहाँ लगा देंगे mgh डिवाइडेड बाई टाइम। m कितना है? मास 38, g कितना है? 10, h कितना है? 15, डिवाइडेड बाई टाइम कितना दे रखा है? रमेश का है 19, तो 19 2 जा 38, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 150, 150 बराबर कितना हो जाएगा? 300 वाट। क्या हो जाएगा? तो मतलब जो पावर स्पेंड की जा रही है रमेश के द्वारा वो कितनी होगी? 300 वाट। यहीं पर हम निकाल लेते हैं पावर स्पेंड बाई सुरेश। पावर स्पेंड बाई सुरेश, पावर स्पेंड बाई सुरेश, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो। क्या? P बराबर क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क क्या लग जाएगा? mgh डिवाइडेड बाई टाइम। m कितना है? 38 मल्टीप्लाई जी 10 और ये 15, और टाइम कितना ले रहा है सुरेश? 15 ले रहा है। 15 से उड़ गया 15, तो ये 380 वाट पावर हो गई। तो यहाँ पे देख रहे हो किसकी ज़्यादा पावर लग रही है? पावर किसकी ज़्यादा खर्च हो रही है? किसकी हो रही है? सुरेश की। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं, दोनों को नोट डाउन करो, फिर हम आगे के न्यूमेरिकल देखेंगे। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। ए लिफ्ट टेक्स 5 मिनट टू रीच ए हाइट ऑफ 300 मीटर। ठीक है, हाइट दे रखी है और ये टाइम दे रखा है। मास ऑफ लिफ्ट एंड लगेज इनसाइड इज 1000 kg। मतलब लिफ्ट प्लस लगेज जो सामान है लिफ्ट में रखा हुआ है उसका मास कितना है? 1000 kg है। फाइंड दी वर्क डन बाई लिफ्ट एंड दी पावर ऑफ लिफ्ट। यहाँ पे दो चीज़ निकलवा रहा है कि वर्क डन क्या होगा और उस लिफ्ट की पावर क्या होगी, दोनों चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे दे क्या रखी है चीज़ें। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो गिवन में आप देखोगे सबसे पहले तो टाइम दे रखा है भाई। टाइम कितना दे रखा है? 5 मिनट। कितना दे रखा है? 5 मिनट। अब ध्यान रखना यहाँ पे टाइम को आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 300 सेकंड। दूसरी चीज़ यहाँ पे दे रखी है हाइट। हाइट दे रखी है हाइट h कितनी दे रखी है? 300 मीटर। 300 मीटर। टाइम t। अब क्या दे रखा है? मास। मास कितना दे रखा है? मास m बराबर दे रखा है आपका 1000 kg। ठीक है, और g आपने यहाँ पे ले रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक एक करके चीज़ें निकालिए। दो चीज़ निकलवा रहे, एक तो वर्क डन बाई लिफ्ट, तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दे रखी है। मास दे रखा है, ग्रेविटी दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो mgh से तो वर्क डन निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाई दी लिफ्ट। वर्क डन बाई लिफ्ट। तो वर्क डन W बराबर क्या हो जाएगा? mgh। क्या हो जाएगा? मास कितना है आप देखो यहाँ पे, मास है आपका 1000 मल्टीप्लाई जी 10 और h कितनी है? 300। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये 3, 1 0 2 0, तीसरी 0 और 3 0 डायरेक्ट रख दो। इतना क्या आ जाएगा? वाट। ये क्या आ गई आपकी? वर्क डन आ गया बाई दी लिफ्ट। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वाट।
अब दूसरी चीज क्या निकलवा रहा है, ये दूसरी चीज निकलवा रहा है यहाँ पे पावर ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट की पावर निकालो, तो पावर निकालना भी आसान है। P बराबर क्या होता है W अपॉन T, P बराबर है W अपॉन T। तो W यहाँ पे कितना दे रखा है, ये W हो गया। और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 300, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 से 3 एक बार, तो कितना बचा 4 जीरो बची, डायरेक्ट रख दो 4 जीरो, ठीक है। तो ये हो गई पावर, ये वाट। इसको किलोवाट में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 10 किलोवाट। अगर किलोवाट में निकलवानी है तो, वाट में निकलवानी है तो यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये लिफ्ट की वर्क डन हो गया, ये लिफ्ट की पावर। तो आपको दोनों चीज़ निकालनी है, ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन, इफ दी पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 250 वाट, रेफ्रिजरेटर की पावर कितनी है 250 वाट है, देन हाउ मच यूनिट, अब ये इलेक्ट्रिकल यूनिट पूछ रहा है, ध्यान रखना, इज कंज्यूम्ड बाई रेफ्रिजरेटर इन ए डे, एक दिन में कितनी मतलब यूनिट कंज्यूम करेगा रेफ्रिजरेटर। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले लिखो गिवन, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला अलग लगेगा, ध्यान रखना। पावर कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है 250 वाट, ठीक है। अच्छा, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किलोवाट में। जब हम यूनिट निकालते हैं तो यूनिट किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए आवर में, ध्यान रखना। यूनिट निकालते हैं तो पावर किस में होनी चाहिए, किलोवाट में, और टाइम किस में होना चाहिए, आवर में। तो किलोवाट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0.25 किलोवाट, ओके। टाइम कितना दे रखा है, एक दिन, टाइम कितना दे रखा है 24 आवर। एक दिन का मतलब क्या होता है 24 आवर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई टाइम, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर कितनी है आपने दे रखी है 0.25 मल्टीप्लाई 24। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6, और आंसर में लिख देना यूनिट। कितनी यूनिट बनेंगी, रेफ्रिजरेटर के द्वारा एक दिन में 6 यूनिट बन जाएंगी। अगर रेफ्रिजरेटर की पावर कितनी है 250 वाट, टाइम एक दिन ले रहा है, तो ध्यान रखना जब यूनिट निकलवाए कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो वहाँ पर टाइम लेना है आपको आवर में और पावर लेनी है किलोवाट में। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसको नोट डाउन करो आप। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ए हॉर्स अप्लाई ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, घोड़ा एक फोर्स लगा रहा है कितना 30 न्यूटन, टू पुल ए कैरियज, कैरियज का मतलब होता है किसी सामान को खींचने के लिए, घोड़े के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है 30 न्यूटन, फॉर ए मिनट, कितने समय के लिए, 1 मिनट के लिए, ये हो गया अपना टाइम, एट ए स्पीड ऑफ 7.2 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई v, ठीक है। और ये हो गया थीटा, क्या हो गया थीटा, एट 60 डिग्री फ्रॉम दी होरिजन, फाइंड दी पावर एंड वर्क डन बाई हॉर्स। पावर भी निकालनी है और वर्क डन, दोनों चीज़ निकालनी है। तो देखो समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, समझना क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो फोर्स क्या दे रखा है, फोर्स F कितना दे रखा है 30 न्यूटन, कितना दे रखा है 30 न्यूटन। दूसरी चीज़ आपकी दे रखी है टाइम T कितना दे रखा है 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा 60 सेकेंड्स। थीटा कितना दे रखा है भैया, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। ये चीज़ें दे रखी है, और साथ के साथ में आपकी दे रखी है स्पीड मतलब v बराबर कितनी दे रखी है 7.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे, किस में निकाल लेंगे, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं दे रखी, हमें अगर वर्क डन निकालना है, सपोज W निकालना है, तो क्या होगा Fs cos थीटा, क्या होगा। अब हमारे पास F है मगर S नहीं है, S मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक फॉर्मूला लगेगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चीज़ निकालनी है, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। सपोज अब स्पीड दे रखी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को ले लो S, टाइम को ले लो T,
स्पीड को ले लो v, तो v बराबर क्या दे रखा है s अपॉन टी, जस्ट समझना। तो s बराबर क्या हो जाएगा v मल्टीप्लाई t। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, मगर स्पीड किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें किस में लेना है, मीटर में। यहाँ पर समस्या क्या दे रखी है, समस्या दे रखी है कि ये किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए बहुत आसान है, क्या करोगे 7.2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई आवर। एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स, ठीक है। तो एक घंटे में अगर आपको सेकंड्स निकालने हैं तो क्या करोगे 60 मिनट, एक घंटे में कितने मिनट हो गए 60, और 60 को अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है। 1 0 से 1 0, इससे ये 0 गई। 10 को 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, और 6 6 36, कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अपनी स्पीड कितनी आ गई, स्पीड बराबर आ गई है 2 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड आ गई हमारी, अब क्या निकाल सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा s बराबर v मल्टीप्लाई टी। और v कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई टी कितना आ रहा है 60 बराबर 120 मीटर। यहाँ पे ये है असली खेल, ये अगर आपने कर लिया तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक दिक्कत आती है बस इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद तो चीज़ें फिर बिल्कुल आसान है, फिर तो आप ऐसे करोगे बहुत तेज़ गति से चीज़ों को सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या निकलवा रहा है, अब हम सारी चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं। इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, लिख लेना आप साइड में कहीं पे, ठीक है। देखो भाई अब क्या निकलवा रहा है, सबसे पहले तो हमें निकालना है आपका वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन बाई हॉर्स, वर्क डन बाई हॉर्स, घोड़े के द्वारा कितना काम किया जा रहा है। और फॉर्मूला आपको पता ही है पुत्रों, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे वर्क डन, वर्क के हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो यहाँ पे फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल ही गया, और थीटा दे रखा है। तो W बराबर हो जाएगा FS cos थीटा, कितना हो जाएगा FS cos थीटा। और F कितना दे रखा है, फोर्स 30, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 120, मल्टीप्लाई कॉस थीटा की जगह पर हम लिख देंगे 60, और cos 60 की वैल्यू आपको पता ही है कितना है, जल्दी बताओ, हाफ, कितनी हो जाएगी हाफ। हम लिख देंगे सिंस cos 60 बराबर हाफ। ये ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, 2 से उड़ा दो इसको, कितनी बार 60, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करो 1800 वाट, कितना आ जाएगा 18, सॉरी पावर नहीं है ये वर्क है, तो वर्क कितना आ जाएगा 1800 जूल। ये घोड़े के द्वारा, घोड़े की क्या हो गया, वर्क डन हो गया बाई दी हॉर्स। अब क्या निकालना है, पावर, पावर क्या निकालना है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P बराबर है W अपॉन T। W हमारे पास है कितना, वर्क डन कितना है अभी जस्ट 1800, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है अपने पास 60, 0 से 0, 6 से कर दो, काट दो इसको, 30, कितना आ जाएगा, तो 30 वाट, पावर कितना हो जाएगा 30 वाट। तो ये तो बहुत आसान है निकालना, असली खेल यहाँ पे यही था। इस खेल का आपको ध्यान रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यहाँ ले लो डिस्प्लेसमेंट, तो फिर डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा। दूसरा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निकाल दो। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर फिनिश होता है। एनर्जी आपका सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो एनर्जी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप तो बहुत अब लकी हो गए, आप मतलब पूरा चैप्टर कैसा हो गया, बहुत शॉर्ट कर दिया है, एनर्जी वाला टॉपिक हटा दिया है। तो आपको 2 ही प्रकार के न्यूमेरिकल देखने हैं, एक तो पावर से रिलेटेड और दूसरा वर्क से रिलेटेड। तो कुल मिला के हमारे 6 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और अब हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। और बायोलॉजी हमारी पूरी फिनिश हो चुकी है, बायोलॉजी भी फिनिश हो गई। अब हमारे जनरल साइंस के 2 चैप्टर रह गए हमारे। जनरल साइंस का एक चैप्टर रह रहा है आपका चैप्टर नंबर 12, और एक रह रहा है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 12 के 2 वीडियो मैंने डाल दिए और वो प्रोसेस में चल रहा है। और केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 5 वो भी प्रोसेस में चल रहा है। तो कुल मिला के बहुत जल्दी हो सकता है, आने वाले कुछ ही दिनों में, विद इन फ्यू डेज हमारी साइंस क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और फिर आप इन चीज़ों को रिवाइज करते रहें, बार बार रिवाइज करें। फिर आपके जितने भी डाउट्स हैं, या फिर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ में सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, जैसे इसमें सेक्शन बाई सेक्शन में टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा।
फिजिक्स का अलग टेस्ट, केमिस्ट्री का अलग टेस्ट, बायोलॉजी का अलग टेस्ट, जनरल साइंस का अलग टेस्ट, फिर कंबाइंड टेस्ट आपको दिए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो वो चीज़ आने वाले समय में आपको जल्दी मिलने वाली है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम डील करेंगे। अभी नया ब्लूप्रिंट आने दो, तब तक आप पढ़ते रहो बस, ठीक है। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।